सबसे पहले मैं आपको न्यायिक विज्ञान के बारे में बताना चाहूँगा। न्यायिक विज्ञान अपने आप में कोई प्योर साइंस नहीं है। फॉरेंसिक साइंस कोई प्योर साइंस नहीं है। यह विभिन्न विज्ञानों और उनके अनुप्रयोगों का समावेश है, जिनके द्वारा हम कानून की सहायता करते हैं। न्यायिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं इस प्रकार हैं: न्यायिक चिकित्सा विज्ञान, न्यायिक भौतिक विज्ञान, प्राक्षेपिकी एवं विस्फोटक, अपराध शास्त्र और न्यायिक मनोविज्ञान, न्यायिक रसायन विज्ञान एवं विश्व विज्ञान, न्यायिक जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान एवं डीएनए, न्यायिक मानव विज्ञान, साइबर अपराध, फॉरेंसिक फोटोग्राफी। इसके अलावा अगर विज्ञान के क्षेत्र से हमें कुछ अनुप्रयोग कानून हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से अगर मिलते हैं तो हम उन्हें हमने फॉरेंसिक साइंस में हम ऐड कर लेते हैं। न्यायिक विज्ञान के सिद्धांत। न्यायिक विज्ञान में हम इन 7 सिद्धांतों का उपयोग करते हैं ताकि सही इन्वेस्टिगेशन कर सके। सबसे पहले आता है विनिमय का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सचेंज। इसके प्रतिपादक एडमंड लोकार्ड नामक वैज्ञानिक थे। विनिमय का सिद्धांत यह कहता है कि जब भी कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनमें अणुओं का आदान प्रदान होता है। जैसे अगर कोई अपराधी अपराध स्थल पर आता है तो अपराध स्थल पर अगर आएगा तो चलकर आएगा और संभवतः कुछ चीज़ों को जरूर छूते हुए आएगा, जैसे कि दरवाज़ा, अगर कुछ ग्लास रखा है, अगर आवश्यकता उसे पड़ती है तो वह जरूर उठाता है। लेकिन यह उस बात पर डिपेंड करता है कि उसे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन अपराध कारित करने के लिए उसे भौतिक रूप से अपने शरीर का प्रयोग करना पड़ेगा। जब वह किसी वस्तु को छुएगा तो उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। चल के आएगा तो डेफिनेटली नीचे डस्ट पड़ी हुई है, उस पर डस्ट प्रिंट बनेंगे। और जब अपने साथ में जाएगा तो हो सकता है अपराध करने के बाद अपराध के समय जो भी कारक उसके संपर्क में आए हैं कैसा को अपने साथ में लेकर के जाएगा। जैसे कि वहाँ पे धूल, यदि रक्त उसके संपर्क में आया तो रक्त के लेके जाएगा। अब वह विक्टिम का भी हो सकता है, उसका स्वयं का भी हो सकता है। इसके बाद आता है प्रगतिशील परिवर्तन का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या कहता है? भाई, परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती है। परिस्थिति हमेशा बदलती हुई रहती है। वातावरण एक जैसा नहीं है। इसलिए इस नियम की मांग है कि जिन तथ्यों को, जिन एविडेंसेस को हमें कलेक्ट करना है उसे जल्द से जल्द हम कलेक्ट कर सके। व्यक्तिगता का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। व्यक्तिगता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिगता का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी वस्तु, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्रकृति द्वारा निर्मित हो, हमेशा एक जैसी नहीं होती। उनमें कुछ न कुछ गुण भिन्न पाए जाते हैं। अगर मैं एक जैसे दिखने वाले 2 पेनों की बात करूं तो चाहे वह एक ही ब्रांड के क्यों ना हो, एक ही साइज शेप के क्यों ना हो, एक जैसे कितना ही दिखते हो, अगर हम उसे सूक्ष्म अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती ही होती है, जिनका अध्ययन हमें करना होता है। तुलना का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंपैरिजन। लॉ ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है? लॉ ऑफ कंपैरिजन कहता है कि हमेशा एक जैसी वस्तुओं का ही सुमेलन किया जा सकता है। यदि मैं रेनॉल्ड के पेन को मोंटेक्स के पेन के साथ में कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। रेनॉल्ड के पेन को मुझे उसी ब्रांड और उसी सेम साइज शेप के पेन से ही कंपेयर करना होगा। या लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ कंपैरिजन। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी में हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं और कंपैरिजन में हम उसे कैरेक्टर्स मैच करने के लिए एक जैसी वस्तुओं की बात करते हैं। विश्लेषण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एनालिसिस। लॉ ऑफ एनालिसिस कहता है कि हमें जितना प्योर अमाउंट में सैंपल मिलेगा हम उसका एनालिसिस उतनी अच्छी तरह से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर क्राइम सीन पे हमें कंटेमिनेटेड ब्लड मिलता है तो कंटेमिनेटेड ब्लड का हम उतना अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर बिगड़ने लग जाता है, उसका कंपोजिशन बिगड़ने लगता है। इसलिए जब भी हमें किसी पर्टिकुलर का सैम्पलिंग करना हो तो कोशिश करें कि उसका बेटर सैम्पलिंग कर सके, उसे सही तरीके से प्रिजर्व कर सके ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना हो सके और ताकि हम उसे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी में भेज सकें। इसके बाद आता है संभावना का सिद्धांत। भाई, संभावना का सिद्धांत क्या कहता है? संभावना का सिद्धांत, क्योंकि किसी भी केस में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वह प्रोबेबिलिटी, संभावना के आधार पर होती है, परंतु इसका एक विपरीत पक्ष ये भी है कि न्यायालय में संभावना शब्द का कोई स्थान नहीं होता। यदि आप संभावना शब्द का उपयोग करेंगे तो आपका केस बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन पर पानी फिर सकता है।
लेकिन जब आप घटनास्थल पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो संभावनाएं तलाशते हैं। इसलिए जो प्रबल संभावना होती है के साथ में चल करके अपराध की तह तक पहुंचा जाए। इसके बाद आता है परिस्थिति जन्य तथ्यों का सिद्धांत, लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। यह सिद्धांत यह कहता है कि घटना जब घटित होती है तब उसके कारण वहाँ पर परिस्थिति जन्य साक्ष्यों का निर्माण होता है। ठीक, परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या होते हैं? जब भी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पर जो स्ट्रगल होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति आता है जाता है के कारण जो साक्ष्य छूटते हैं को हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, जो कि उस घटना होने की पुष्टि करते हैं का हमें ख्याल रखना चाहिए। अपराध स्थल। अब अपराध स्थल क्या है? अपराध स्थल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कोई घटना घटित हुई हो या उस घटना के घटित होने की संभावना होती है। ठीक है, मान लीजिए ये कमरा है, यहाँ पर एक बैग रखा हुआ था जिसमें से चोरी हो गई। चोरी के रूप में एक मोबाइल फ़ोन उसमें से गायब है। घटना स्थल पर, क्योंकि ये हमारा एक प्राइमरी क्राइम सीन है, इंडोर क्राइम सीन हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं कि यहाँ पर एक घटना घटित हुई और बाद में कि घटना घटने की आशंका भी है, ठीक है। ये हमारा क्राइम सीन हुआ। क्राइम सीन के टाइप्स, जनरली हम क्राइम सीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: इंडोर क्राइम सीन, आउटडोर क्राइम सीन एंड मोबाइल क्राइम सीन। इंडोर क्राइम सीन ऐसा अपराध स्थल जो कि 4 दीवारी और एक छत से लगा हुआ है, या फिर ऐसा घटना स्थल जो कि 4 दीवारी और एक छत से कवर्ड है, जो कि एक बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, एक सिनेमा हॉल हो सकता है, टॉकीज हो सकता है। कहने का मतलब कि 4 दीवारी और छत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है आउटडोर क्राइम सीन। आउटडोर क्राइम सीन मतलब एक खुला हुआ इलाका, जहाँ जो कि पूरा मैदानी इलाका हो सकता है, कोई स्टेडियम हो सकता है, ठीक है, जिसका कि पूरा एरिया खुला हुआ है। इसके बाद आता है मोबाइल क्राइम सीन। भाई हमने क्राइम सीन यहाँ पे देख लिए, इंडोर आउटडोर। अब मोबाइल क्या है? मोबाइल क्राइम सीन वो क्राइम सीन होता है, ठीक है, जो कि चलने की अवस्था में हो सकता है। अब वो चाहे खड़ा भी क्यों ना हो, जैसे कि बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, बैलगाड़ी। अब ये अगर खड़ी भी है तो हम इसको चलित घटना स्थल कहेंगे, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। कभी कभी अपराध स्थल में अपराध में एक से अधिक स्थानों के होने की भी संभावना होती है। सपोज दैट एक जगह क्राइम हुआ और उस जो हमारा जो विक्टिम की डेड बॉडी थी उसे छुपाने के लिए क्रिमिनल ने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आके फेंक दिया। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के फेंक देने से हम पाएंगे कि यहाँ पर 2 घटना स्थल हो गए। पहला जहाँ पे क्राइम हुआ और दूसरा वो जहाँ से वो बॉडी रिकवर हुई। पुलिस जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की स्टडी करेगी तो पाएगी कि ये क्राइम यहाँ पर भी हुआ है और इसके साथ में वहाँ पर भी हुआ है जहाँ पर इसकी हत्या हुई है। तो जहाँ से बॉडी रिकवर होगी वो हमारा प्राइमरी क्राइम सीन होगा, और जो जहाँ पर उसके साथ में असॉल्ट हुआ है, जब उसकी हत्या हुई है, ठीक है, स्ट्रगल हुआ है, वो पर्टिकुलर जो क्राइम सीन होगा वो हमारा सेकेंडरी क्राइम सीन होगा। अपराध स्थल की सुरक्षा। भाई किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि अपराध स्थल की सुरक्षा की जाए, ताकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का प्रॉपर स्टडी किया जा सके। इसके लिए जरूरी होता है अपराध स्थल को सील कर दिया जाए। सील करने के लिए आप रिबन का यूज़ कर सकते हैं, नो एंट्री के, ठीक है, या फिर फैंस लगा के भी उपयोग कर सकते हैं, या जिस तरह से आप उसे जरूरी समझें कि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश में रोका जा सके, क्योंकि ये घटना स्थल है, अगर चाहे वो कमरे में हो या बाहर हो। अगर हम इंडोर क्राइम सीन की बात करें, अगर किसी घर में अपराध होता है तो सबसे ज़्यादा जो एविडेंस टेम्पर होते हैं वह ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उन घर के लोगों की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उनकी आवाजाही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, अगर क्राइम सीन किसी बड़े इलाके में होता है, खुले इलाके में होता है, रोड पर होता है, किसी मैदान में होता है, तो लोगों की आवाजाही, आम बात है, पब्लिक प्लेस है, लोग आएंगे जाएंगे ही। और दूसरी बात, जानवर है, जानवर भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो एविडेंस है वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पुलिस के गार्ड्स वहाँ पर लगा करके बाहरी आने जाने जानने वाले व्यक्तियों को रोक दें। जो वहाँ से आवागमन है उसे किसी और स्थान से मोड़ दें, ठीक है। यदि खुला हुआ वातावरण है
एक बड़ा इलाका है, तो हम उसे एक बड़ी सी प्लास्टिक शीट से कवर कर दें, ताकि जो हमारे एविडेंस है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आने तक और फोटोग्राफर के आने तक सेफ रह सके। ठीक, इसके बाद आता है अपराध स्थल का नक्शा तैयार करना। भाई अपराध स्थल का नक्शा तैयार करना क्यों जरूरी है, पहले हम बता दें। क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद में परिस्थितियां बदलते रहती है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, परिस्थितियां हमेशा परिवर्तित होते रहती है। भाई सीधी बात है, अगर साक्ष्य पड़े तो साक्ष्य के ऊपर धूल पड़ रही है, ठीक है, उस पर मौसम की मार पड़ रही है, ठीक है, तो वो तो उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन जब कोर्ट रूम में जज के सामने हमें एविडेंस देने होंगे, तो हमारा क्राइम सीन का एक रिकॉर्ड भी मेन एविडेंस होता है, ठीक है, तो उसे हम दो तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि फर्दर कभी फ्यूचर में अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो हम उस समय हम उसे मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास कुछ साधन हो, जिसमें सबसे पहले आता है कच्चा नक्शा तैयार करना और उसी के साथ में पक्का नक्शा तैयार करना। भाई कच्चा नक्शा क्या होता है? रफ स्केच। जब भी कोई क्राइम घटित होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप नॉर्थ डायरेक्शन लेकर के एक कागज पे वहाँ पे पड़ी हुई वस्तुओं की एक सिंबल के माध्यम से एक नक्शा तैयार करते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको एक बेहतर चित्रकार होना चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छी महारत होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करके एक मैप तैयार कर सकते हैं और उसका मीज़रमेंट वहाँ से ले सकते हैं। मीज़रमेंट लेने के बाद में और रफ स्केच को सामने रख के हम एक फाइनल स्केच तैयार करते हैं, जिसमें एज इट इज़ उसका डिस्टेंस को मीज़र करके हमारा फाइनल स्केच तैयार हो जाता है। इसके बाद आती है फोटोग्राफी। पुराने समय में जो फोटोग्राफी होती थी वो SLR मतलब सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे से होती थी। आई थिंक आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को कैमरेज के बारे में काफ़ी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन आजकल SLR कैमरा मार्केट से गायब होते जा रहा है, ये लोग आप बेहतर जानते हैं, और DSLR कैमरा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कोर्ट में SLR कैमरा ही सबसे ज़्यादा मान्य होता है, परंतु अब समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, इसलिए DSLR कैमरे का भी हम यूज़ करते हैं। घटनास्थल पर जाने से पहले विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के अनुसार ही आप घटनास्थल पर प्रवेश करें। घटनास्थल पर जब भी आप जाए तो बेहतर होगा कि वहाँ पर किसी भी शारीरिक तरल का उत्सर्जन ना करें। फोटोग्राफी करवाने के बाद ही एविडेंसेस को लिफ्ट किया जाए। ठीक, कई बार एविडेंसेस ऐसी जगह पर होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जो कि नॉन ट्रांसपोर्टेबल होते हैं, जैसे कि दीवार, पेड़ या फिर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा भारी है। सो बेहतर ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर या फिर एज एक एक्सपर्ट उसे आए और उसे पर्टिकुलर एविडेंस को वहाँ से लिफ्ट करे और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के लिए भेज दे। कई बार जो एविडेंसेस होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए जा सकते हैं। सो कोशिश यही कीजिए कि उन एविडेंसेस को छेड़छाड़ किए बिना उन पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, उस पूरे ऑब्जेक्ट को आप पैक करके एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेज दीजिए। जैसे कि ग्लास, बीकर, मग, ग्लासेस के पीसेस जिनमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो आप उठा करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज सकते हैं। लेकिन वही फिंगरप्रिंट अगर किसी अलमीरा पे है तो बेहतर होगा कि उसे डेवलप करके उससे लिफ्ट किया जाए और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाए। मृत्यु का तरीका क्या था? मृत्यु के तरीके में स्वाभाविक, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या और अज्ञात। मृत्यु का कारण, फिर मृत्यु के इन जनरली 3 कारण होते हैं: कोमा, सिनकोप, एक्जिफिजिया। कोमा, मूर्छा और श्वास अवरोध। साइन ऑफ डेथ, इसमें सबसे पहले जो साइन आता है वो है इमीडिएट साइन, तत्कालिक लक्षण, जैसे श्वास का रुकना, धड़कन का रुकना, रक्त प्रवाह का रुकना और शरीर द्वारा कोई प्रतिक्रिया ना देना। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले हम जो उनके सिम्टम्स देखते हैं वो होते हैं श्वास का रुकना। जब मृत्यु होने वाली होती है तो श्वास जो नब्ज होती है, जो श्वास चलना होता है वो धीरे धीरे बहुत धीरे हो जाती है, उसका BP लो हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारा श्वसन तंत्र भी शिथिल पड़ते जाता है और जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो भी शिथिल पड़ते जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत धीमा हो जाता है।
इसके बाद शुरू आते हैं अर्ली साइंस, प्रारंभिक लक्षण। प्रारंभिक लक्षणों में सबसे पहला जो साइन आता है वो होता है चेंजेस इन आई। जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो आँखों की जो पुतलियाँ होती है फैल जाती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उसकी आंखें उस लाइट के लिए सेंसिटिव उस समय नहीं है। त्वचा में परिवर्तन, जब मृत्यु हो जाती है तो त्वचा हल्की सी पीली या राख जैसी दिखाई देने लगती है। इसके बाद शरीर में ठंडापन या फिर एल्गर मॉर्टिस, कूलिंग ऑफ द बॉडी और एल्गर मॉर्टिस। भाई एल्गर मॉर्टिस या शरीर में ठंडापन क्या है? जब सेल्स अपना काम करना बंद करती है तब बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि उस समय बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। जब डेथ हो जाती है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो इन जनरल हमारी बॉडी का होता है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। और धीरे धीरे बॉडी का जो टेम्परेचर है डाउन होने लग जाता है। बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रह पाती है और उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है। इसके बाद आता है शरीर का नीलापन। शरीर का नीलापन कंफर्म करता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जब शरीर की मृत्यु हो चुकी होती है, तो गुरुत्व की तरफ या जमीन की तरफ जो हमारे भाग ज़्यादा संपर्क में आता है की तरफ हमारे शरीर का जो रक्त हो चुका है, जिसका परिसंचरण बंद हो चुका है, वो नीचे की तरफ जाना शुरू करता है। नीचे की तरफ जा करके निचले अंगों में जमा होने लग जाता है। निचले अंगों में जमा होने के कारण वहाँ पर नीला रंग, नीला या फिर नील जैसा रंग दिखाई देने लगता है। कभी कभी ये रेडिश भी दिखाई देता है, कभी कभी थोड़ा सा डेंस नीला भी दिखाई देता है। इसके बाद शरीर का प्रारंभिक ढीलापन, ठीक, जब डेथ हो जाती है, सीधी सी बात है, मसल्स इनएक्टिव हो चुके हैं, ठीक है, तो बॉडी ढीली पड़ जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जबड़ा, जो हमारा माउथ है और जो हमारा जो जबड़ा है वो खुल जाता है। जो अंग होते हैं वह ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी अपने तरफ सभी ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, ठीक, क्योंकि बॉडी उस समय फ्री हो चुकी होती है। सो जो बॉडी के जितने जो पार्ट है वह ढीले होने के कारण ग्रेविटी के कारण जिस तरह पुल होना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में आता है राइगर मॉर्टिस, मतलब शरीर की अकड़न। भाई शरीर में अकड़न आती क्यों? ठीक है, हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर मसल्स है, मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में? फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। जब डेथ हो जाती है, जब डेड हो गई मतलब बॉडी हमारी डेड हो गई, सेल्स डेड हो गई, तो भाई उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ आप ब्लड कह रहे हैं वह ब्लड का उसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल आता है एक्टिन मायोसिन का। एक्टिन और मायोसिन डिफ्यूज होकर के एक हार्ड जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक कड़क जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स होती है हार्ड होना, मतलब मसल जो होती है कड़क हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा उसे इफेक्ट डालता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा राइगर मॉर्टिस की प्रक्रिया उतनी जल्दी पूरी होगी, और टेम्परेचर जितना कम होगा राइगर मॉर्टिस की प्रक्रिया चलते रहेगी, लंबे समय तक चलते रहेगी, 48 घंटे तक हो सकती है। राइगर मॉर्टिस जनरली डेथ के 6 घंटे बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 6 घंटे बाद इन जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यह शरीर की इनवॉलेंट्री मसल्स में स्टार्ट होता है और देन उसके बाद में वॉलेंट्री मसल्स में जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब अनैच्छिक पेशी, जैसे हमारा हृदय से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद ये वॉलेंट्री मसल्स में आता है। वॉलेंट्री मसल वो मसल्स जिन्हें हम हिला सकते हैं, जैसे हमारी आँखें हैं, हाथ है, ठीक है, जीभ है। सबसे पहले ये आँखों में, कान में, नाक में, जीभ में, कंधे में, हाथ पैर, एब्डोमिनल रीजन में आते हुए पैरों की तरफ जाता है। और जब राइगर मॉर्टिस खत्म होता है तब इसे खत्म होने का क्रम भी यही होता है। सबसे पहले इनवॉल्यूंटरी मसल्स में खत्म होता है, देन उसके बाद में आँखों से कान, नाक, कान, मुंह, हाथ, एब्डोमिनल रीजन और पैरों तक खत्म होना शुरू करता है। क्योंकि इसका ड्यूरेशन 6 घंटे बाद शुरू होता है
और इन जनरली 18 से 36 घंटे गर्मी के दिनों में हो सकता है, 24 से 48 घंटे ठंड के दिनों में हो सकता है। इसके बाद में आते हैं लेट साइन, विलंबित लक्षण, मृत्यु के विलंबित लक्षण। जैसे कि पहली होती है सड़ने की अवस्था। भाई डेथ हो गई, ठीक है, सीधी सीधी बात है, उसके बाद में डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जब राइगर मोर्टिस निकलना शुरू होता है, ख़त्म होना शुरू होता है, तो बॉडी में, भाई बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, उन जगह पर होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, ठीक, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियाज एंड एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ उस समय करते हैं जब ब्लड इनके संपर्क में आता है या रक्त इनके संपर्क में आता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड इन्हें एक आइडियल इन्वायरमेंट देता है ग्रोथ करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। इसलिए जब प्यूट्रिफेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, 24 घंटे बाद ये प्यूट्रिफेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वह शरीर के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, या इनऑर्गेनिक पदार्थ है, उन्हें दूसरे पदार्थों में परिवर्तित करना शुरू करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जैसे कि रक्त के संपर्क में जब वो आते हैं तो सल्फा मिथोग्लोबिन बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से शरीर पर धब्बे दिखाई देते हैं हरे रंग के। इसके बाद में आता है एडिपोकर फॉर्मेशन और सपोनिफिकेशन। कभी कभी सड़ने की जो क्रिया होती है रुक जाती है और जो टिश्यूज होते हैं वह सफ़ेद मोम जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण बॉडी सफ़ेद से दिखाई देने लग जाती है। इसके बाद में आता है मॉमिफिकेशन। यह सड़ने की प्रक्रिया का एक दूसरा रूप है। गर्म रेगिस्तान के इलाकों में जब तेज धूप होती है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होती है, सो बॉडी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर की वजह से वेपराइज हो जाते हैं, क्योंकि जब बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, सो बैक्टीरियाज को ग्रोथ करने के लिए और अपने रिएक्शन करने के लिए एक मीडियम नहीं मिल पाता है, ठीक है। एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जल ही जीवन है। अगर पानी निकाल दिया जाए तो आप प्यास से मर जाएंगे। किसी अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल में से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए वो खुद मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ठीक है, तब वो बॉडी सिकुड़ सी जाती है, धूप के कारण, सूखने के कारण काले रंग की सिकुड़ी हुई एक मम्मी में कन्वर्ट हो जाती है। चोट एवं घाव, इंजरीज एंड वुंड्स। एक बॉडी है, एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है, ठीक, क्राइम सीन पे आप पहुंचते हैं एज इन्वेस्टिगेटर और आप उसके बॉडी पे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स पाते हैं, इंजरीज पाते हैं, ठीक है। सो आप उससे किस प्रकार अंदाज़ा लगाएंगे कि हथियार की प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें उन वुंड्स एंड इंजरीज के बारे में समझना होगा। इंजरीज एंड वुंड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है मैकेनिकल इंजरीज, यांत्रिक चोटें। दूसरा तापजनित चोटें, थर्मल इंजरीज। मैकेनिकल इंजरीज मतलब जो मैनुअली किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स के अप्लाई होने के कारण हमारे ऊपर आती है, ठीक है। तापजनित चोटें जो कि ताप या फिर ऊष्मा के कारण आती है। रासायनिक चोटें जो कि रसायनों के कारण आती है, ठीक। और इलेक्ट्रिकल इंजरीज जो कि विद्युत के कारण आती है। भाई कई बार ये होता है कि हम गए, कोई व्यक्ति था वो गया है अपना मोटर वोटर स्टार्ट करने के लिए। अक्सर गाँव में ये होता है कि भाई वह गया था वहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, जब हम वहाँ पहुँचे तो मृत पाया गया। कॉज ऑफ डेथ पता चला कि भाई इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया था। या फिर बारिश के दिनों में अक्सर ये होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर बिजली गिर गई, आसमान से बिजली गिरी और व्यक्ति मर गया, ठीक है। सो इस तरह की जो डेथ होती है हम उसको इलेक्ट्रिकल जो चोटें आती है सो हम उसको इलेक्ट्रिकल इंजरीज में की कैटेगरी में रखते हैं। पर क्योंकि क्रिमिनल केसेस में सबसे ज़्यादा जब हम जो एक्सपोज होते हैं, जिन केसेस एक्सपोज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती है मैकेनिकल इंजरीज एंड थर्मल इंजरीज। इसके बाद में रासायनिक चोटें। रासायनिक चोटों में जैसे कि आजकल जो एसिड थ्रोइंग का एक कुछ ट्रेंड सा चल गया है कुछ सिर फिरों का, ठीक है।
किसी के ऊपर भी एसिड फेंक देना या फिर कोई अल्कली सॉल्यूशन होगा उससे फेंक देना, ठीक है। सो तो इन रसायनों के कारण जो चोट उत्पन्न होती है उन्हें हम केमिकल इंजरीज की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि कोरोसिव एसिड्स की वजह से भी आ सकती है, कोरोसिव एल्कलाइज की वजह से भी आ सकती है। कोरोसिव एल्कलाइज मतलब क्षारक, ठीक है। कोरोसिव एसिड होगा संक्षारक अम्ल, ये संक्षारक अम्ल और कोरोसिव एल्कलाइज ये प्रबल अम्ल या प्रबल संक्षारक होते हैं जो कि कंसंट्रेट होते हैं, ठीक है, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल का परसेंटेज कम और पर्टिकुलर उस केमिकल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसे हम जनरली कॉन्सेंट्रेट एसिड या कॉन्सेंट्रेट एल्कली वगैरह के कैटेगरी में डिवाइड करके उसे नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पर आती है मैकेनिकल इंजरीज। मैकेनिकल इंजरीज में सबसे पहले आती है नील या कुचलन, जैसे कि ब्रूसेस कहा जाता है। भाई नील और कुचलन कैसे आती है, क्यों आती है? जब भी हम किसी मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके ऊपर हमने फोर्सफुली हाथ अप्लाई किया, ठीक है। सो हमारे हाथ की चोट की वजह से, ठीक है, उसे ऊपर तो चोट उतनी नहीं आएगी, लेकिन जो इसकी इंटरनल जो वेसल्स होगी, जो टिश्यूज है, टिश्यूज के अंदर इंटरनल बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती है, वो वेसल्स फट जाती है। उस वेसल्स फटने के कारण उसमें से ब्लड निकलना शुरू होता है, ठीक है, जो स्किन में जाकर के जमा हो जाता है, जिसकी वजह से नील आती है। सपोज दैट यदि कभी किसी को आप ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसे कि थप्पड़ पड़ा हुआ है, तो उसके चेहरे पे हम पाते हैं कि उस लाल रंग का निशान बन जाता है। इसी को हम ब्रूसेस या कंट्यूशन कहते हैं। इस तरह से ब्रूसेस आते हैं। इसके बाद एब्रेशन, ठीक, जब किसी ऑब्जेक्ट के मैकेनिकल फोर्स की वजह से, ठीक है, सेल की या स्किन की एपिडर्मल लेयर का लॉस होता है, ठीक है, या उपकला जो त्वचा होती है उसका ह्रास होता है, तब उसे एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा स्क्रैच। स्क्रैच मतलब खरोच। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, जो एपिडर्मल लेयर होती है वो निकल जाती है, उसे स्क्रैच कहते हैं। इसके अलावा ग्रेजेस और स्लाइडिंग, मल्टीपल शार्प ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट की वजह से जो स्किन की एपिडर्मल लेयर निकल जाती है उसे हम ग्रेजेस कहते हैं। जैसे कि नाखून की वजह से आने वाली चोटें, यदि किसी व्यक्ति को नाखून की सहायता से इस तरह खींचा जाए, रगड़ा जाए, तो आप पाएंगे उसकी एपिडर्मल लेयर निकल जाएगी, इसे ग्रेजेस कहेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट, सपोज दैट एक स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू ड्राइवर आपकी स्किन के ऊपर टकराया है, तो आप पाएंगे इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर जो एपिडर्मल लेयर है वह डिनेचर हो जाती है, ठीक है। इस तरह जो घाव बनेगा उसे इम्पैक्ट एब्रेशन कहेंगे। ड्यू टू प्रेशर, एक ऑब्जेक्ट है, उसे आप एक ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे पंच किया जा सके, ठीक है, उसे आप अपनी स्किन पे इतनी ताकत से दबाएंगे कि आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है, वह दब जाए। इस समय जब हमारी जो स्किन है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट से जब वो आगे निकल जाएगी, सो डेफिनेटली जो उसके एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल लेयर जो हमारी ऊपर वाली जो लेयर होती है वह डिनेचर हो जाएगी, ठीक है। सो जो घाव बनेगा, सॉरी जो इंजरी होगी उसे एब्रेशन कहेंगे, इम्प्रेशर एब्रेशन, ठीक। इसके बाद में हमारे स्टार्ट होते हैं वुंड। वुंड को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इंसाइज्ड वुंड, लैसरेटेड वुंड, स्टैब और पंचर्ड वुंड, चॉप वुंड एंड फायर आर्म वुंड्स। भाई इंसाइज्ड वुंड क्या है? इंसाइज्ड वुंड मतलब कि इंसिजन लगना, उस जगह से कटना, एक लंबा सा कटा हुआ घाव, ठीक है, जो कि एक लंबे पैने धारदार हथियार की वजह से उत्पन्न होता है, जैसे कि तलवार के कारण उत्पन्न होने वाले घाव। इसके बाद में आता है लैसरेटेड वुंड, ठीक है, तेज प्रहार के कारण टिश्यूज का डिनेचर होना, जिसके कारण जो डर्मिस लेयर है प्रभावित होती है, ठीक है, और जो घाव बनता है वो लहरदार बनता है, ठीक है, इसे लैसरेशन कहा जाता है। स्टेप एंड पंचर्ड वुंड, जब किसी धारदार पतली वस्तु की सहायता से या किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी को भेद दिया जाए या स्किन में उसे घुसा दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए,
ठीक है। सो जब वो वुंड बनेगा उससे स्टेप और पंचर्ड वुंड कहेंगे, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, नाइफ, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे कि आप बॉडी में इजेक्ट करा सकें। डेथ ड्यू टू एक्जिफिजिया, ठीक है, दम घुटने से होने वाली मृत्यु। अक्सर आपराधिक प्रकरण में आप लोग इस तरह के केसेस से डील करेंगे, जैसे कि फांसी, गला घोटना, श्वास अवरोध, पानी में डूबना। फांसी के कितने प्रकार होते हैं? पहला टिपिकल हैंगिंग, दूसरा एटिपिकल हैंगिंग, तीसरा पार्शियल हैंगिंग, ठीक है। प्रारूपी फांसी, अप्रारूपी फांसी, आंशिक फांसी। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति फांसी लग चुका है, ठीक है, तो अब फांसी का निर्धारण कैसे करेंगे, इस फांसी को हम कैसे क्लासिफाइड करें? तो फांसी क्लासिफाइड करने के ये 3 तरीके। प्रारूपी फांसी, जब शरीर का आधार बिंदु और पॉइंट ऑफ एंकर दोनों एक स्थिति में होते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ एंकर वह जगह जहाँ से लिगेचर की सहायता से या एक रस्सी की सहायता से हमने उसे बांधा है और शरीर को लटकाया है, ठीक है। और शरीर का वह भाग जहाँ से हमने शरीर को लटका दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो टिपिकल हैंगिंग में एक बात होना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉड होगी वो हमारे बॉडी के सेंटर के ऊपर या बॉडी के सेंटर के ऊपर हो, तब जो हैंगिंग होगी उसे टिपिकल हैंगिंग कहा जाता है। इसके बाद में आता है अप्रारूपी फांसी। अप्रारूपी फांसी में जो शरीर का आधार बिंदु है वो बीच में ना होकर के किसी और स्थान पर हो, तब उसे एटिपिकल हैंगिंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एटिपिकल हैंगिंग का एक एग्जाम्पल है। एक डेड बॉडी है, ठीक है, जिन्हें कपड़े की सहायता से अपने आप को हैंग कर लिया। इसके बाद आती है पार्शियल हैंगिंग। इसे देख के आप क्या कहेंगे? और इसे पार्शियल हैंगिंग कहते हैं, ठीक है। इसके पहले जो टिपिकल हैंगिंग में हमने देखा, इसमें व्यक्ति झूल रहा होता है, जो उसके पैर होते हैं वह जमीन को या भूमि को छू नहीं रहे होते। लेकिन पार्शियल हैंगिंग में जो पैर होते हैं या शरीर होता है वह जमीन को छू रहा होता है, ठीक है। फांसी लगने के लिए एक बात जरूरी है कि आपके गले में लगने वाला दाब, ठीक है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीजें जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पहली बात, जब आपके ट्रेकिया में प्रेशर अप्लाई होता है, इसकी वजह से श्वास अवरोध हो जाता है, ठीक। दूसरी बात, वीनस कंजेशन, गले जो धमनी होती है, जो कि रसें होती है, जो कि शरीर को रक्त की आपूर्ति करती है, में होने वाला कसाव के कारण जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है, के कारण होने वाली मृत्यु, ठीक। और इसके बाद में सीवी का टूटना, सर्विकल वर्टिब्रा, हमारे स्पाइन के अंदर 6वीं या जो 7वीं जो हड्डी होती है जिसको सीवी कहा जाता है, के टूटने के कारण उसी समय डेथ हो जाती है, ठीक है। जुडिशियल हैंगिंग के प्रकरण में सीवी का टूटना पाया जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी होती है एक ऊंचाई से नीचे की तरफ डंप करवाई जाती है, ठीक। ये पार्शियल हैंगिंग है। और रही बात इसकी, ये सुसाइड का केस, अक्सर आपराधिक प्रकरण की बात नहीं कहूँगा, सुसाइड के केसेस में इस तरह केस ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि शरीर नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। सो विभ्रम यह होता है कि व्यक्ति की जो मृत्यु है फांसी से नहीं हुई है, किसी और कारणों से हुई है, ठीक है। इसके अलावा गला घोटना, जिसमें कि सबसे पहले आता है टिपिकल स्ट्रैंगुलेशन, दूसरा थ्रॉटलिंग, तीसरा मगिंग, चौथा है बासोडोला, 5वां गैरोटिंग। टिपिकल स्ट्रैंगुलेशन,
जब किसी लिगेचर की सहायता से या रस्सी नुमा या किसी कपड़े की सहायता से गले को पीछे से खींच करके या उसको चारों तरफ लपेट के दबा दिया जाए, उसे कहते हैं टिपिकल स्ट्रैंगुलेशन। दूसरा थ्रॉटलिंग, जब हाथों की सहायता से गले पर दाब उत्पन्न किया जाए। तीसरा मगिंग, हाथ पैर कोहनी आदि की सहायता से गले को दबा दिया जाए। चौथा आता है बासाडोला, दो बांस की सहायता से, ठीक है, गले को दबाया जाए। पांचवा आता है गैरोटिंग, ठीक है, किसी लीवर की सहायता से लिगेचर को खींच दिया जाए, ठीक है, या दबा दिया जाए। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया, लिगेचर क्या है? लिगेचर वह वस्तु होती है जिसे कि गले के चारों तरफ लपेट करके दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण एक कसाव उत्पन्न होता है और श्वास अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। लिगेचर रस्सी भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, या ऐसा लचीला पदार्थ जो कि जिससे कि लपेटा जा सके, ठीक है। गैरोटिंग में एक लीवर की सहायता से लिगेचर को टाइट किया जाता है, ठीक। इसके अलावा सफोकेशन, इसमें सबसे पहले आता है स्मूदरिंग, गगिंग, प्रेशर ऑन चेस्ट, ट्रॉमेटिक एक्जिफिजिया, टॉक्सिक गैसेस, पोस्चरल एक्जिफिजिया, बर्किंग, चॉकिंग, हॉप टाइम एंड पिकविकन सिंड्रोम। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। स्मूदरिंग, ठीक है, जब व्यक्ति का नाक और मुंह बंद कर दिया जाए। अक्सर छोटे बच्चों को मारने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है। बड़े व्यक्ति को मारने के लिए यह नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है और अपने आप को बचाने के लिए आपके साथ स्ट्रगल करेगा ही करेगा, ठीक है। स्मूदरिंग के लिए जरूरी है नाक और मुंह को बंद कर दिया जाए। गगिंग, ठीक है, जब श्वसन मार्ग मतलब नाक और मुंह में कोई पदार्थ, बाह्य पदार्थ आकर के फंस जाए जिसके कारण श्वसन वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। प्रेशर ऑन चेस्ट, ठीक है, छाती के ऊपर दबाव के कारण, जिसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम है फैलना सिकुड़ना बंद कर देता है, ठीक है। जब वो डायफ्राम फैलना सिकुड़ना बंद कर देगा, ठीक है, तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। तो हमारी छाती के ऊपर जो वजन आता है के कारण श्वास अवरोध होता है, उसे कि प्रेशर ऑन चेस्ट कहते हैं। ट्रॉमेटिक एक्जिफिजिया, ठीक है, सॉरी, प्रेशर ऑन चेस्ट, इसका एग्जाम्पल है भूकंप आने पर दीवार का हमारे ऊपर गिर जाना, ठीक है, या किसी भारी वस्तु का, अलमीरा वगैरह हो गया का बॉडी के ऊपर, बॉडी उसके द्वारा दब जाना, जिसकी वजह से व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता। इसके बाद में आता है ट्रॉमेटिक एक्जिफिजिया। ट्रॉमेटिक एक्जिफिजिया छाती पर तेज झटका लगने की वजह से, ठीक है, चेस्ट पर एक तेज झटका लगने की वजह से होने वाली डेथ, ट्रॉमेटिक एक्जिफिजिया। ट्रॉमेटिक एक्जिफिजिया में जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पटरी पार कर रहा था, अचानक एक स्लो स्पीड में ट्रेन आई और उसकी वजह से, ठीक है, उसे सीने पे एक जोर सा झटका लगता है, ठीक है। सो उस समय वो व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता है, भाई तेजी से झटका लगा, ठीक है, हो सकता है डायफ्राम डैमेज होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति उस समय श्वास नहीं ले पाएगा। इसके पहले हमने देखा प्रेशर ऑन चेस्ट। प्रेशर ऑन चेस्ट में जो प्रेशर होता है वो कंटिन्यू बना हुआ रहता है क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गिरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ ट्रॉमेटिक एक्जिफिजिया में तेज प्रहार के कारण, ठीक है, जो डैमेज होता है उसकी वजह से हम श्वास नहीं ले पाते। टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस किसी भी प्रकार की जहरीली गैस, ठीक है, जो कि हमारे श्वसन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है, कि इनहेलेशन की वजह से जो सफोकेशन होता है उसे टॉक्सिक गैसेस के कारण, उसको हम टॉक्सिक गैसेस में रखते हैं। पोस्चरल एक्जिफिजिया, पोस्चरल एक्जिफिजिया जनरली कुछ व्यक्ति जो कि शराब, बार्बिचुरेट या कुछ ड्रग्स का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो एक उल्टी अवस्था में सोकर के ऐसी अवस्था में पड़ जाते हैं, ठीक है, जिस अवस्था में वो उनके नाक, मुंह या श्वसन मार्ग बंद हो जाते हैं, जैसे कि तकिए के बल पे पड़े रह जाना, ठीक है। अब क्योंकि नशे की अवस्था में तो व्यक्ति जब ज़्यादा नशे की अवस्था में होता है न तो हिल पाता है ना डुल पाता है, ठीक है, और लंबे समय तक पड़े रहने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं पोस्चरल एक्जिफिजिया। बर्किंग, बर्किंग और स्मूथरिंग में बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। स्मूथरिंग में हमने देखा था कि भाई नाक और मुंह को दबा दिया गया, ठीक है, ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है लेकिन बड़े लोगों में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बर्किंग में किसी व्यक्ति को नशीला पदार्थ खिला करके, ठीक है, या शराब पिला करके, या बार्बिचुरेट हो गया या कोई डिप्रेसेंट ड्रग दे करके उसे ऐसी अवस्था में ला दिया जाता है जब वह जीवित तो होता है लेकिन हिल डुल नहीं पाता है, ठीक है, और उसके चेस्ट पर बैठ करके उसके नाक और मुंह को बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
इसे बर्किंग कहा जाता है। इस अवस्था में न तो व्यक्ति हिल पाता है न डुल पाता है, ठीक है, क्योंकि नशे की अवस्था में होता है। और जब हम उसके चेस्ट पर बैठते हैं तो चेस्ट पर बैठने के कारण वो व्यक्ति उतनी सामान्य अवस्था की तरह श्वास नहीं ले पाता है, ठीक है। और अगर नाक और मुंह समय बंद कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु कुछ ही देर में हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बाद में आता है चोकिंग। भाई चोकिंग क्या है? जब हमारे लैरिंग्स के अंदर, ठीक है, कोई भोजन का टुकड़ा या कोई बाह्य पदार्थ आकर के फंस जाए, ठीक है, तो होने वाले श्वास अवरोध के कारण जो मृत्यु होती है वो चोकिंग के कारण होती है। हॉक टाइम एंड पिकविकन सिंड्रोम। हॉक टाइम इन जनरली कई बार कुछ अपराधियों को, जैसे कि पुलिस ने अरेस्ट किया या फिर पुलिस ही अरेस्ट करती है भाई सामान्यतः, ठीक है, अरेस्ट किया और उसे हाथ और पैर बांध करके, कई बार होता है भूलवश, उसे छोड़ देते हैं, तो व्यक्ति लंबे समय तक सीने पर के बल पड़ा हुआ रहता है, हाथ पैर बंधे होने के कारण वो हिल नहीं पाता है, ठीक है। इसके अब क्योंकि लंबे समय तक अपने चेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उसकी जो श्वसन की गति होती है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो जो उस समय डेथ होती है, ठीक है, सफोकेशन कारण होते हैं और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हॉक टाइम कहते हैं, एक्सेट्रा। एंड ये पिकविकन सिंड्रोम हमारे फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक अक्सर जो कुछ काफ़ी फैटी लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है ना, और जो सुस्त प्रकार के होते हैं, जो सबसे ज़्यादा खाते रहते हैं और बिल्कुल पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं है, ठीक है, उनमें ये सिंड्रोम पाया जाता है। होता यह है कि व्यक्ति अत्यधिक खा लेने के कारण लंबे समय तक सोते रहता है चेस्ट के बल पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर आता है, ठीक है, चेस्ट पे जो प्रेशर बनता है के कारण उसकी जो ब्रीथ होती है धीरे धीरे स्लो हो जाती है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ड्रॉनिंग को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पार्शियल, आंशिक, संपूर्ण, आर्द्र और शुष्क। पार्शियल ड्रॉनिंग, जब व्यक्ति का सिर्फ जो चेहरा होता है, ठीक है, वो पानी में डूबता है, बाकी पूरा शरीर नहीं डूबता। आपराधिक प्रकरण में अक्सर ऐसा पाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण, इसके अंदर पूरा जो शरीर होता है पानी में डूब जाता है और जो मृत्यु होती है श्वसन विफलता के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई ड्रॉनिंग, ठीक है, जब व्यक्ति की पानी में डूबने से पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक गहरे कुएं में कूदा, ठीक है, सो गहरे कुएं में ऊंचाई के कारण उसको देख करके ही उसकी मृत्यु हो गई शॉक की वजह से, ठीक है। अब पानी में डूबेगा तो सही, लेकिन उसमें डूबने के सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो इस अवस्था में जो डेथ होती है, ठीक है, जो उसमें कूदने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, उसे हम ड्राई ड्रॉनिंग कहते हैं। अब एज ए क्राइम रिपोर्टर आपकी क्या क्वायरीज होगी, और आप इसके पहले जो मैंने आप सबको बताया उसके उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी क्राइम के बारे में क्या सवाल पूछ सकते हैं और खुद से क्या एवेल्युएशन कर सकते हैं। एज ए क्राइम रिपोर्टर आपके सवाल हो सकते हैं, अपराध कब घटित हुआ, अपराध का स्वरूप क्या था, हत्या कितने समय पर हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, हत्या में किस प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया था, हत्या में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या यौन अपराध भी हुआ है, अपराध स्थल पर किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, घटना स्थल पर पहुंचने वाला प्रथम अधिकारी कौन था, पुलिस कब पहुंची तथा घटना के कितने समय बाद पहुंची, क्योंकि पुलिस का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लेट पहुंची इसका मतलब ये है कि क्राइम सीन तब तक के टेम्पर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई लोगों की वहाँ पे आवाजाही ज़्यादा है। आप पाएंगे भाई आपके घर के आस पड़ोस अगर कोई क्राइम होता है तो आप भी भाई जानने की जिज्ञासा स्वरूप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल से मीडिया तो सबसे पहले पहुँचती है, मीडिया सबसे पहले जानकारी जुटाती है, ठीक है। तो अनचाही आवाजाही के कारण सो एविडेंसेस जो होते हैं वो टेम्पर हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बात आती है घटना स्थल पहुँचने वाला प्रथम अधिकारी कौन था, पुलिस कब पहुँची तथा घटना के कितने समय बाद पहुँची, घटना की सूचना किसके माध्यम से प्राप्त हुई। ये भी एक सवाल है कि भाई घटना हुई है तो भाई किसके माध्यम से हुई है, ठीक है, आस पड़ोस वालों ने देखा, ठीक है, या घर वालों ने ही पहले देखा,
ठीक है। अगर एक डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई थी, ठीक है, एक खुले स्थान पड़ी हुई है, तो किसके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है, ठीक है। यदि शव क्षत विक्षत अवस्था में है और सड़ चुका है तो शिनाख्त हो पाई है या नहीं, ये भी एक सवाल उठता है कि भाई एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, बिल्कुल कटी फटी सी डेड बॉडी है, ठीक है, चेहरा कुचल दिया गया है, ठीक है, ऐसी अवस्था में आप डेड बॉडी को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इस तरह में एज ए क्राइम रिपोर्टर आपका ये सवाल हो सकता है, होना बहुत लाजमी है कि भाई पुलिस अधिकारी आपको ये बताए कि भाई उसकी शिनाख्त हुई है नहीं हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच अधिकारी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सहायता ली है? जितना बेहतर तरीके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट किसी क्राइम सीन को डिस्क्राइब कर पाएगा, उतना बेहतर एक पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास में वो स्किल्स होती है, वो नॉलेज होता है जो एक आम व्यक्ति के पास में नहीं होता है, क्योंकि वह उसे उसके अनुभव के आधार पर, उसके अर्जित किए गए ज्ञान के आधार पर प्राप्त होता है। उपरोक्त बात से एक निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि भाई वर्तमान समय में जिस प्रकार टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई है, ठीक है, क्राइम का लेवल भी उस हिसाब से बढ़ता गया है, ठीक है। आज जो टीवी सीरियल्स हमारे सामने, जैसे कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे जो बहुत मोटिवेट करते हैं, या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, ठीक है, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं तो साथ में इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, ठीक है। कुछ क्रिमिनल्स को, जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, ठीक है, उन्हें क्राइम की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स पता चलने लग जाती है, ठीक है। आज हम पाते हैं साइबर अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सो टेक्नोलॉजी के साथ में एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर मीडिया इसमें जागरूकता दिखाएगी, ठीक है, और सही ज्ञान अर्जित कर पाएगी, ठीक है, ताकि जैसे एज ए क्राइम रिपोर्टर अगर आप एक सही नॉलेज, सही स्किल्स एक्वायर कर लेंगे, सो डेफिनेटली आप सही रिपोर्टिंग कर पाएंगे, ठीक है, और पब्लिक को भी अवेयर कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आज सबसे बड़ा जो माध्यम है वो मीडिया ही है।